तो चैट में मेरा नंबर है आप लोगों के पास, आप लोग उस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको किसी भी कंटेंट में प्रॉब्लम है, बायो में कहीं पे भी दिक्कत है, आपको ऐसी ही कोई दिक्कत हो रही है जो पढ़ने में प्रॉब्लम कर रही है, कोई चक्कर नहीं, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं रात को मैसेज नहीं देखती, पर आपको 24 आवर्स में रिप्लाई आ जाएगा, इतनी एक्टिव हूँ मैं। पहला रूल, किताब लेकर आओगे हार्ड कॉपी, और पेंसिल के साथ लाओगे। कोई महान इंसान पेन नहीं लेकर आएगा। अच्छे से रखो, ये मेरी है 12th की, देख लो कितनी साफ है, ऐसा लगता है पढ़ी ही नहीं है। नहीं, मैंने पढ़ी है, पर मैंने बहुत इज्जत से रखा है बुक को। दूसरा रूल, हमारी क्लास में सब तमीज़दार है, तो कोई बच्चा भी यस मैम नहीं बोलता। तो हम क्या बोलते हैं यस मैम की जगह? यो मैम। यो मैम। ऑलवेज से यो, बिकॉज यस मैम इज सो सो बोरिंग। तो जो भी तमीज़दार बच्चे हैं वो यो बोलेंगे, बदतमीज़ बच्चे यस मैम बोलेंगे, और फिर वो अपनी मम्मी से बात कराएंगे। ठीक है? तो क्लास में हम लोग सिर्फ यो बोलते हैं अगर आपको समझ आता है, और नहीं समझ आता तो हम बोलते हैं नो नो। फिर मैम कंफ्यूज होती है यो बोला है या नो बोला है, वो मेरी दिक्कत है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज स्कूल में बहुत काम हो गया, आज तो बहुत थक गई मैं, या फिर सेकेंड लेक्चर जब होता है स्पेशली, तो ऐसा होता है ना कि यार पहले पूरा 1-1.5 घंटा बायो पढ़ लिया, अब ये लेक्चर पढ़ना है, तो सेकेंड लेक्चर नहीं लगा रही। तुम्हारा जैसा मर्जी मन हो, तुम्हारी जैसी मर्जी तबीयत हो, अनटिल अनलेस आप बिल्कुल कॉन्शियस नहीं हो, ऐसा कभी ना हो। ठीक है? आपका जितना मर्जी, आपको ठंडी में दिल करा रजाई में घुस के रजाई में घुस लेना, अंदर टॉर्च ला लेना और लेक्चर सुन लेना। ओके? तो कानों में हेडफोन लगा के 1 घंटे 15 मिनट बाद जरूर सुन लेना। राइट? ठंड में उठने में दिल नहीं करता होगा ना। हाँ, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी फीलिंग, वैसे मैं नहीं समझ रही। हैदराबाद में बहुत गर्मी है, लेकिन मुझे जलन होती है सोच के तुम अच्छे बैठे हो। चलो कोई बात नहीं। तो याद रखना, चाहे जहां भी हो, चाहे तुम ट्रैवल में फंस गए हो, कभी भी कहीं भी फंस सकते हो, हेडफोन्स अपने पास रखना अपने फोन के, और क्लास को सुन जरूर लेना, क्योंकि कुछ ना कुछ जरूर होगा जो तुम क्लास से ले जाओगे, और हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाए। राइट? सो दिसंबर से हमारा बस यही 3 रूल है, किताब हमेशा लेके आनी है एनसीईआरटी की पेंसिल के साथ, क्लास में यो करना है, और तीसरा क्लास में रेगुलर होना है। तुम्हें हो सकता है किसी लेक्चर में ना समझ आए, यार भगवान थोड़ी हूँ मैं सबको समझा दूंगी, कमाल है, लेकिन सुन लेना, हो सकता है तुम्हारे काम आ जाए। राइट? तनिषा, मैं धरती से हूँ। और चलो, एंड वन मोर थिंग, जो बच्चे जिनका स्कूल के बोर्ड एग्जाम आने वाले या कुछ आने वाला है, ये है टाइम टेबल का इशू ना। तो चलो एक सेकेंड, पहले मैं तो स्क्रीन शेयर करूँ, कहाँ हो? ओके, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है। यो मैम। यो मैम। ऑलराइट। अरे पीछे शोर आ रहा है, 2 मिनट माइक बंद करना बेटा। अबे नहीं करोगे माइक बंद? योगिता, अलीशा, थैंक यू। ओके, सो अब एक बहुत बड़ा इशू है जो है टाइम टेबल का। ठीक है? टाइम टेबल तो एक इमेमोरियल सा इशू है भैया, सबको कोई ना कोई दिक्कत है इस वाली प्रॉब्लम से, और मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा डर, मुझे मेरा स्कूल याद आता है। बफर हो रही है। अब आ रही है? यस मैम। नो मैम। तो मैं बोल ही नहीं तो बात कहाँ से आएगी तुझे? तो 2 बच्चे हमारे पास, एक हमारे वाले स्कूल वाले परेशान। ये बच्चे अपना ही परेशान है, इनके स्कूल वाले पिटाई कर देते हैं काम ना करने से, है ना? होती है। नो मैम। नो मैम। एक बार मेरे फिजिक्स वाले सर से पिटाई होने वाली थी। सर ने किया ऐसे, मैं हो गई ऐसे, सर मुझे देखे मैं उन्हें देखूं, वो मेरे पीछे बैठे बच्चे मुझे देखे क्या कर रही है ये। लेकिन मैं बच गई थी, माननी पड़ी मुझे। भाग जाते थे हम इधर उधर। और दूसरे हमारे पास ड्रॉपर्स। ड्रॉपर्स का ये दुख है कि सारी सोसाइटी अब इनसे पूछना स्टार्ट हो गया, तेरा तो पेपर आ गया होगा, है ना? तुम्हारा तो पेपर आ रहा है ना? तू तो पेपर की तैयारी कर रहा है। तो इनके साथ ये दिक्कत है, इनको सोसाइटी खा गई होगी अब तक पूछ पूछ के कि तेरा पेपर कब है। बेटा टेंशन ना लो, जैसे पेपर खत्म होगा यही सोसाइटी तुमसे रिजल्ट भी पूछेगी। तो इनके ऊपर अपना प्रेशर है। तो हमारे पास 2 सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनका हमें टाइम टेबल डिस्कस करना है। राइट? तो देखो, अब आज तुम्हारा पहला लेक्चर है और मैं एक दूसरे को जान ही रहे हैं, थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आने में तुम्हें भी टाइम लगेगा मुझ पे। मैम भी बोर्ड से हमें भी स्कूल वाले बच्चों को भी पूछते तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया हाफ टर्म का? बताओ, बोलो जीने नहीं दोगे? हाँ, बस ऐसी है, सबका यही चलता है। ठीक है? तो देखो, आज कौन सा वार है? व्हाट्स द डे टुडे? थर्सडे। 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 तो अब हम करेंगे
फ्राइडे मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई कि सर मुझे क्लास दे दे फ्राइडे को 7:15 वाली। अगर 7:15 वाली मेरी क्लास होगी तो वो 8:30 पे ख़त्म होती है। देखो भाई, क्लास में एक चीज़ सुन लो, अगर क्लास 6 बजे स्टार्ट है, मैं 6 बजे आ जाऊंगी और स्टार्ट भी कर दूंगी, और क्लास ख़त्म होएगी 7:15 पे, मैं क्लास ख़त्म कर दूंगी 7:15 पे। ठीक है, नेक्स्ट सर की क्लास होती है तो उस दिन डाउट नहीं हो पाते, राइट। लेकिन जब मेरी क्लास होगी 7:15 से 8:30, तो 8:30 पे हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगी। उसके बाद तुम्हें जो डाउट है पूछ लेना, चाहे तुम 10 बजे तक बिठा के रखना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पंचुअल होना, क्योंकि तुम्हारी टीचर पंचुअली आएगी। मैं कभी भी लेट नहीं होने वाली। बहुत रेयर इंसिडेंट होगा कि कोई मैं फंस गई तो मैं लेट हो गई, ठीक है, उसके लिए मैं तुमसे बहुत सारी क्षमा मांग लूंगी। लेकिन टाइम पे क्लास में आना। तो फ्राइडे को, आज थर्सडे है तो टेक योर टाइम, टेक योर फ्राइडे। हम लोग आते हैं सैटरडे को। सैटरडे को जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनके साथ हम टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम टेबल डिस्कस। तो इसके लिए तुमको क्या करना है, इसके लिए स्कूल वाले बच्चों को एक प्रिपरेशन करनी है, दैट इज बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्कूल में क्या चल रहा है, टॉपिक, चैप्टर या टॉपिक, वो सब अपना नोट करके आएंगे, ठीक है। कॉपी पेन में लिख के लाना, ऐसे दिमाग में नहीं लाना प्लीज, मैं टेलीपैथी नहीं जानती, मैं दिमाग पढ़ पाऊँ। कॉपी पेन में लिख के आना है। तो क्लास जब एंड होगी सब एग्जिट कर जाएंगे। जो स्कूल वाले बच्चे रहेंगे जिनको टाइम टेबल में प्रॉब्लम है वो बच्चे रुकेंगे। इट्स नॉट कंपल्सरी, अब जाना चाहते हो जा सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। ड्रॉपर है, जो ड्रॉपर देख रहे हो, हमें हटा दिया। ड्रॉपर जो है, ड्रॉपर का हम लोग करेंगे मंडे को डिस्कस, ठीक है। तो तुम और लो संडे अच्छे से बैठो। और ड्रॉपर का क्या करना है, ड्रॉपर्स को करना है डन। क्या है उनका, जो उन्होंने सेल्फ स्टडी कर लिया है, सेल्फ स्टडी कर लिया टॉपिक, ठीक है। दूसरा है पेंडिंग। पेंडिंग में वो लिख के आओगे चैप्टर जो तुमने कभी पढ़े ही नहीं है, तुम्हें हो गए हैं 6 मंथ से ऊपर हो गए, सो मोर देन 6 मंथ से ऊपर हो गया उस चैप्टर को छुए हुए, उन चैप्टर्स के नाम लिखो। और ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग का मतलब है जो चैप्टर तुम अभी चल रहे हैं तुम्हारे, अभी तुम इस मंथ तुमने करने की सोच रखे हैं, ठीक है। तो वो वाले चैप्टर्स के नाम यहाँ लिखोगे, अपनी कॉपी में अपने लिए टाइम टेबल बना के लाओगे, ये डेटा लेके आओगे, फिर हम एक टाइम टेबल म्यूचुअली सेट करेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यो मैम। बिल्कुल, सबका सेपरेट होगा। ओके, तो सबका एक साथ हम टाइम टेबल सेट करने की कोशिश करेंगे, जिसको जो फिजिबल लगता है हम ट्राई करेंगे। हो सकता है हम कोशिश करें उसके बाद भी हमें प्रॉब्लम्स आए, लेकिन हम कोशिश करेंगे तभी प्रॉब्लम्स पता चलेगी ना। तो हम कोशिश करेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसा होता है, राइट। चलो बहुत बढ़िया। ये यस मैम वाले बच्चे, तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की, क्या बताया था मैंने? यो बोलना है मैम, थोड़े दिन टाइम लगेगा कोऑपरेट करने में, वैसे कर लेंगे। चलो ठीक है, मैं भी एडजस्ट कर लेती हूँ तेरे साथ। ओके ऑलराइट। अरे साहिल नहीं आया आज क्लास में? आज साहिल सर आए तो हमारा साहिल नहीं आया, चलो कोई बात। ओके, सो अब देखो, अब इस क्लास में पढ़ कैसे रहे हम लोग। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं, या फिर कुछ टॉपिक हम पहले पढ़ते हैं और उसके सारे प्रीवियस ईयर लगा डालते हैं, ठीक है। अभी हम फोकस कर रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर पे, सारे ध्यान से सुन लो। नीट के प्रीवियस ईयर हम लगा रहे हैं, इसके बाद दोबारा रिवीजन होगी, तब हम करेंगे जिपमर और एएफएमसी के प्रीवियस ईयर। और जो बच गया हमारा, वो बचा हमारा एम्स। एम्स को हम बीच बीच में लाते रहते हैं, क्यों? क्योंकि एम्स के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं और एजर्शन रीजन में सबको थोड़ी सी ऐसे ऐसे मतलब हार्ट अटैक सा आ जाता है, ठीक है। तो एम्स को हम बीच बीच में लाते रहेंगे। जिपमर, एएफएमसी और नीट पे हमारा मेजर फोकस है। जिपमर और एएफएमसी और एम्स सब कंबाइन होकर अब सिर्फ नीट का पेपर होता है। तो इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको नीट में ही रैंक लाना है, राइट। इसलिए हम इसके भी प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं टू अंडरस्टैंड किस तरीके के क्वेश्चन आते थे। ओके, इज इट क्लियर? तो ये हमारे 4 मेजर फोकस रहेंगे। गॉट इट? ये मैम। गुड, ऑलराइट। चलो, एंड डू रिमाइंड मी वन थिंग, अगर मैं तुमको 15 मिनट से ज़्यादा को होमवर्क दे दूँ तो मुझे बता देना भाई, क्योंकि टाइम का ही तो सारी प्रॉब्लम है। तो 15 मिनट से ज़्यादा होमवर्क नहीं लेना मुझसे, ठीक है, मुझे बता देना, नहीं हो पाएगा। तो चलो आज स्टार्ट करें हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड नो। हाँ, क्या बोल दिया? मैम मैसेज सेंड नहीं हो रहा। अरे तेरा मैसेज क्यों नहीं सेंड? बेटा नाम बताओ। शिवानी। शिवानी। मैम आपकी वॉइस भी लैग कर रही है बीच बीच में। अच्छा, मैम हमें तो क्लियर आ रही है। बेटा अगर किसी को स्पेसिफिकली वॉइस लैग कर रही है, स्क्रीन ढंग से नहीं दिख रही है, या फिर मैसेज का इशू है, तो मे बी वो इंटरनेट का इशू होगा तुम्हारे एंड पे।
बेटा तू माइक ऑन करके बोल ले, कोई बात नहीं, मैं तेरी बात सुन लूंगी क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी सेटिंग नहीं दिखा रहा कि सिर्फ तुम्हारा मैसेज ना आए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आ गए। ओके चलो, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे आते हैं हम लोग, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे हम लोग बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, फंगल डिजीज और प्लाज्मोडियम के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये जो मैंने इतना सारा बोल दिया और काफी सारे लोग हो गए हैं। एनसीईआरटी खोलो भाई, पेज नंबर बताओ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कौन से पेज पे है? बताओ बताओ। 145 145 145, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेंसिल उठाओ। Yes. ठीक है, पेज नंबर 146 निकालो। मैम हम मॉडर्न की बुक से पढ़ते हैं, बट बेटा एनसीईआरटी नहीं है, तुम किसी भी बुक से पढ़ते हो लेकिन एनसीईआरटी रखो। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, सीधे क्वेश्चन अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी, एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी लेनी पड़ेगी आप लोगों को, चाहे सेकंड हैंड ले लो, ठीक है। सो 146 अगर हम खोलेंगे तो आपको हेडिंग दिख रही है, हेल्थ, एक मोटा सा कर रखा है हेल्थ को, बोल्ड कर रखा है हेल्थ वर्ड। यस हेल्थ के मैम। नीचे, हेल्थ के नीचे थर्ड लाइन देखो, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मिल गया? यस मैम। डेफिनेशन है हेल्थ की, ठीक है, ये डेफिनेशन है हेल्थ की। इसके बाद बहुत बढ़िया, इसके बाद अब कॉमन डिजीज की तरफ जब हम आएंगे तो हमें सबसे पहले नीचे देखो कॉमन डिजीज इन ह्यूमन वाले पैराग्राफ में। अपनी एनसीईआरटी देखो, मुझे मत देखो, मुझे पता है मैं सुंदर हूँ, तुम एनसीईआरटी देखो, देखो उसे रीड कैसे करना है, क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक है। अब उसमें सेकंड पैरा देखो, सैल्मोनेला टाइफी मिला? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. लिख देती हूँ फिर तुम सोचो ऐसे क्या यप बोल रहे मैम। हो। सैल्मोनेला टाइफी, yo मैम। अंडरलाइन करो उसको, सिर्फ अंडरलाइन कर लो उसको, ठीक है। उसके नेक्स्ट पेज पे देखो, विडाल टेस्ट दिखा, WIDAL। मैम हमने पहले ही हाईलाइट किए हुए हैं। अच्छा तुम लोग कर रखे, ओके चलो फिर मैं क्विकली बताती हूँ, तो चेक कर लो अगर तुमने नहीं किया। फिर निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, मलेरिया है, राइट। yo नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो एमीबॉइसिस है, एस्कैरिसिस है, एलिफेंटेसिस है और रिंग वॉर्म्स है, राइट। मिल गई सारी डिजीज। यस yo मैम। मैम। अंडरलाइन। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे इसी इसी पार्ट से आएंगे, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन ट्राई करते हैं, हमसे जितने होते हैं कुछ ना कुछ तो हम सीखेंगे। जो भी अटकेगा वो फिर इन टॉपिक्स को एक बार रीड करेगा। अगर आपको ये लेक्चर देखना है तो अभी हमने पिछले 2 लेक्चर्स में यही पढ़ा, तो आप लोग कवर कर सकते हो, राइट। आलम सर आपको लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, ओके। ये आपके पास ऑलरेडी नोट्स होंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करें फिर। ओके, तो अपने पास कैसा रहता है कि हम क्या करते हैं, हम क्लॉक खोल लेते हैं, ठीक है। स्टॉप वॉच है मेरे पास, तो आपको मिलेगा 1 मिनट का समय। किसी क्वेश्चन में 30 सेकंड का भी मिल सकता है, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। मैम पूरे 30 सेकंड्स का देना। तो तुम्हें मेरी गिनती पे शक कर रहा है, चुप कर। 1 मिनट या 30 सेकंड, कभी लंबे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, आपको क्वेश्चन के आंसर चैट में देने हैं, ओके। जब मैं स्टॉप बोल दूंगी तो स्टॉप बोलने पे होता है पेन ड्रॉप मूवमेंट, मतलब ये पेन है, मैं लिख रही थी, जैसे मैंने बोला स्टॉप, ये ड्रॉप हो गया। उसके बाद कोई कुछ नहीं करेगा। ये आपको सिखाएगा कि डिसिप्लिन कैसे होना है पेपर में। पेपर सिर्फ आने से नहीं होता, पेपर करना भी आना चाहिए, राइट। सो रेडी? yo मैम। yo मैम। बिना टाइम वेस्ट करे वी कैन स्टार्ट एंड स्टार्ट, कम ऑन। मैम क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है। सबको हो रहा है बाकियों को? यस मैम। तुम्हारे बेटा तुम्हारे इंटरनेट में प्रॉब्लम है। ओके ओके डन मैम। स्टॉप। तेरा आंसर सेंड नहीं हो रहा? अरे ऑप्शन ओके स्टॉप। ओके ठीक है अंजल, मैंने तुम्हारा ऑप्शन भी लिख लिया। ओके स्टॉप, गुड पार्टिसिपेशन। अच्छा, किसी को नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, बस ABCD लिख दो। कोई 1 2 3 4 नहीं लिखा ना, तो 1 2 3 4 नहीं लिखना, ABCD है, राइट। ऑल राइट, काफी सारे बच्चे सही आंसर के पास है, दैट्स अ गुड न्यूज। ओके सो द क्वेश्चन इज द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज। जो प्लाज्मोडियम होता है जो बॉडी में एंटर करता है, उसकी इन्फेक्शियस स्टेज क्या है? तो ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, इसलिए मैंने कहा एनसीईआरटी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है बेटा। जब मैंने स्टॉप बोल दिया ना तब क्वेश्चन छोड़ दो और एक्सप्लेनेशन सुनो, ओके। तो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज क्या है? प्लाज्मोडियम एक क्या होता है, एक पैथोजन होता है जो हमें डिजीज कॉज करता है। कौन सी डिजीज कॉज करता है? मलेरिया। मलेरिया करता है, राइट। तो अब इसको जल्दी से रिवाइज कैसे करेंगे, हमें तो औखी चीज होगी। तो मलेरिया क्या करता है, जो मस्कीटो होता है, कौन सी, फीमेल या मेल?
फीमेल Female एनोफिलिस। मेल। फीमेल एनोफिलीज मेल नहीं करते। फीमेल इसलिए करती है, वो हमारा खून इसलिए चूसते हैं क्योंकि उसे अपने बच्चों को न्यूट्रिशन देना होता है। मेल को ऐसा चाहिए नहीं होता, वो नेक्टर खाते हैं। ठीक है, तो फीमेल एनोफिलीज आती है और एक ह्यूमन के हाथ पे लेट से उसने बाइट कर दिया। ठीक है, तो बाइट करके वो प्लाज्मोडियम जो अंदर भेज रही है वो किस नाम से जाना जाता है? ये जो प्लाज्मोडियम वो अंदर डालती है इसका नाम होता है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट ये अंदर डालती है जो क्रिसेंट शेप का होता है, जैसे आधा चांद जिसको कहते हैं हम। ये क्रिसेंट शेप का होता है और ये कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी ग्लैंड में, फीमेल की। ठीक है, और याद रखना कि जो मेमोरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट पड़ा है वो मोटाइल होता है, मतलब ये इसके पास टेल नहीं है पर ये अपने आप को इस तरीके से मूव कर लेता है ओवरऑल स्ट्रक्चर को कि ये बहुत मोटाइल होता है। तो फीमेल एनोफिलीज के सेलिवरी ग्लैंड में जो स्पोरोजोइट है वो मोटाइल है और वो इन्फेक्शियस स्टेज है, मतलब ये मेरी बॉडी में एंटर हुआ ना तब इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ। तो आंसर वुड बी स्पोरोजोइट। राइट, क्लियर? यस मैम। Yo-yo मैम। ठीक है, Yo-yo मैम। स्पोरोजोइट जाता है भागकर किसमें? स्पोरोजोइट किसमें जाता है भागकर? लिवर सेल। लीवर सेल, उसी को हम कहते हैं हिपेटोसाइट। और वहां पे वो किस नाम से जाना जाता है? साइजोंट। शाइजोंट। अब शाइजोंट भागकर किस सेल में जाते हैं? आरबीसी। और आरबीसी में वो किस नाम से जाने जाएंगे? Amazon। ये बेटा सेलिवरी ग्लैंड प्रतिभा किसके नाम से जाने जाएंगे? दैट इज नोन एज ट्रोफोजोइट्स। हाँ, और ट्रोफोजोइट जो होते हैं ना वो जब आरबीसी के अंदर एक केमिकल रिलीज करवा देते हैं, हीमोग्लोबिन ब्रेक करते हैं, केमिकल रिलीज कराते हैं जिसे हीमोजोइन कहते हैं, तो वो केमिकल का नाम है। ठीक है, तो ट्रोफोजोइट वर्ड यहाँ था। तो देखो यहाँ पे वर्ड मेंशन है ना, मैं तुम्हें समझाने की क्या कोशिश कर रही हूँ कि ये जो वर्ड मेंशन है ट्रोफोजोइट, तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए। देखो तुमसे क्वेश्चन हो गया, राइट, बहुत बढ़िया बात है। तुम्हें ट्रोफोजोइट पता है क्या है? अगर तुमको नहीं पता है तो नीट वाले ट्रोफोजोइट पे क्वेश्चन डाल सकते हैं ना, तो तुमको पता होना चाहिए कि आरबीसी के अंदर जो प्लाज्मोडियम की स्टेज है उसको ट्रोफोजोइट कहते हैं। राइट, अभी ट्रोफोजोइट क्या करते हैं आरबीसी के अंदर? ये करते हैं डिफरेंशिएट और ये बना लेते हैं मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट गैमेट नहीं होते हैं, ये फ्यूचर गैमेट होते हैं। तो मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट किस सेल के अंदर बने हैं? आरबीसी। आरबीसी के अंदर बने हैं। राइट, तो अब इन दोनों टर्म्स का मतलब भी पता चल गया हमें। अब फीमेल फिर से हमारी प्यारी मस्कीटो आएगी, कोई भी आ सकती है, जरूरी नहीं वही वाली आएगी जिसने डाला था। कोई मस्कीटो आएगी और इसको सक कर लेगी ब्लड को। तो ये जो गैमेटोसाइट है वो फीमेल एनोफिलीज के कहाँ पर जाते हैं? Gut. मिडगट हाँ, होता मस्कीटो। मिडगट। मिडगट में जाएंगे और मिडगट में क्या होती है? गैमेटोसाइट मॉडिफाई होके क्या बना देते हैं? गैमीट। गैमीट कौन से वाले गैमीट बनाते हैं? मेल एंड फीमेल। और मेल एंड फीमेल गैमीट करते हैं फ्यूज और क्या बनाते हैं? जाइगोट। और इस जाइगोट को हम क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट। Sporozoid. स्पोरोजोइट। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं बोलते हैं मोटाइल स्टेज है। अब ये स्पोरोजोइट वो अपने सेलिवरी ग्लैंड में सेव कर लेती है। ठीक है, जहाँ पे वो सलाइवा बनाती है। सेलिवरी ग्लैंड में ये जो स्पोरोजोइट होते हैं ये क्या कहलाते हैं? मोटाइल। ओके, क्लियर? यो मैम। हर क्वेश्चन में तुम्हें पता होना चाहिए बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों थे। ठीक है, सॉरी बेटा मैंने शायद गलती से मेमोरी बोल दिया होगा प्रतिभा, इट वाज सेलिवरी ग्लैंड। ओके, चलो नेक्स्ट पे चले। रेडी? यस मैम। Yes. यो ma'am. मैम। 1 2 3 स्टार्ट 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 स्टार्ट। कम ऑन भाई, कम ऑन। इसका आंसर बहुत आराम से एक ही ऑप्शन से मिल जाएगा। कम ऑन जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे क्या बात है, आंसर देखो दबा दबा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओ हो मजा आ गया आज तो, इतने सारे सही आंसर। बीच में एक का गलत हो गया। बेटा ध्यान से देखो, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है दिस ऑप्शन इज राइट, ये तो बहुत सारा आंसर हो गया ना। ABCD लिख दो, काफी है। वेरी गुड वेरी गुड। अभी मलेरिया पड़ा है, मलेरिया को कंबाइन करके देख लो, यही तो ट्रिक है। राइट, गुड गुड गुड। ओके स्टॉप। सबका अपना अप्रोच होता है क्वेश्चन का, है ना? जिसका कोई भी अप्रोच है दैट्स फाइन, आंसर सही से निकल जाना चाहिए। अब देखो, मैच द फॉलोइंग डिजीजेज विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बेटा जब भी क्वेश्चन देखते हो ना, क्वेश्चन में हमेशा वो क्या पूछ रहा है उसको अंडरलाइन करना जरूरी है। कभी कभार वो बीच में इनकरेक्ट
आदत है करेक्ट ऑप्शन पूछने की, तो हम यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो ये रूल है कि हमेशा करेक्ट इनकरेक्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसको हमेशा अंडरलाइन करना है, राइट। सो इसमें हमने अभी प्लाज्मोडियम पढ़ा था, तो मुझे पता है मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम, तो डी का सेकंड होगा। तो डी लिया मैंने, कैसे करते हैं इसको, देखो नीचे ऑप्शन होते हैं ना, सब पे नहीं जाना, एक ऑप्शन पढ़ा मैं ऊपर गई, ऐसे पागल हो जाओगे, एक पकड़ो। मुझे पता है डी का सेकंड है, ये मैंने लिख लिया। अब मैं डी का सेकंड ढूंढूंगी, भाई डी का सेकंड कौन सा मिला, बस ये मुझे पता है कि यही आंसर होने वाला है, तो मैं बाकी वैसे भी डिस्कार्ड कर सकती हूँ, ठीक है। अब तुम्हें पता होना चाहिए टाइफाइड कौन करता है, निमोनिया कौन करता है, फिलेरिसिस कौन करता है। तो जिन बच्चों को नहीं याद है, एक बार के लिए वापिस जाके इसको जरूर पढ़ेंगे, ओके। मैम। शिवानी के मैसेज आने लगे, चलो डू दिस वन, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये नीट का। स्टार्ट। ये मैंने तुमको एजेंडा लाइन के टाइम पे मेंशन किया था। मैम क्वेश्चन ही विजिबल हो रहा। किसी को नहीं हो रहा? हो रहा है मैम। हो रहा है मैम। मैम मुझे नेट प्रीवियस नेट क्वेश्चन ही आ रहा है मैम, नेट पे पूरा है बट प्रीवियस क्वेश्चन ही शो आ गया मैम। आ गया, डरा के देती है पगली। ओके, डन मैम। गुड 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 गुड। 5 4 3 2 1 स्टॉप। पेन ड्रॉप मूवमेंट, स्टॉप। नो डिसिप्लिन, कोई आगे नहीं लिखेगा, रुक जाओ। सो आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, करेक्ट आ गया ना, अंडरलाइन करना है, आदत बनाना है इसको, 6 महीने में इतनी आदत बनना है कि नीट का पेपर देख के एनालाइज हो जाए, समझ रहे हो। करेक्ट द आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट, तो पॉजिटिव एजेंट यहाँ लिखा है, और पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड को कॉज कौन करता है, और उसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है। कंफर्मेटरी टेस्ट है, इस टेस्ट के बाद अगर पॉजिटिव है तो टाइफाइड है, उसको कहते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट, पक्का टाइफाइड है अगर इस टेस्ट के बाद आया तो टाइफाइड के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है? वाइडल टेस्ट। विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट। यस, सो विडाल टेस्ट इज द वन जो कंफर्मेटरी टेस्ट है, तो विडाल टेस्ट से मैं लिख सकती थी। और कौन करता है टाइफाइड, हमें याद है टाइफी से याद है टाइफाइड फीवर, और विडाल टेस्ट बहुत फेमस है, तो विडाल पे क्वेश्चन आता है, सो द आंसर वुड बी ए, करेक्ट। चलो कम ऑन, डू दिस वन, स्टार्ट। अब नीट के पेपर में कोई बच्चा शोर कर रहा हो तो तुमको प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए। लिम्फ वेसल्स को स्वेल करता है। 5 4 3 2 1 पेन ड्रॉप। जैसे मैंने 1 बोला क्या हो गया, पेन ड्रॉप पेन ड्रॉप। ओके, सो in which disease does mosquito transmitted pathogen cause chronic inflammation of lymphatic vessel? lymphatic vessel की chronic inflammation करने वाली हमने एनसीईआरटी में एक डिजीज पढ़ी थी और उसका नाम था एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस में कहाँ पे होती है chronic inflammation? lymphatic vessels। लोअर लिम्ब के अंदर, ठीक है। ये अगर हमने बना लिया हमारा बॉब द बिल्डर, तो इसकी जो लोअर लिम्ब वाला रीजन है यहाँ पर होगी। तो लोअर लिम्ब के अंदर होती है एलिफेंटिएसिस की डिजीज। क्या होता है कि लिम्फेटिक वेसल्स में आकर ये फंस जाते हैं बहुत सारे पैथोजन। तो ये कौन सा मॉस्किटो था जो ये पैथोजन को ट्रांसमिट कर रहा है? क्यूलेक्स। तो हमने सिर्फ इस चैप्टर में 2 मस्कीटो के नाम पढ़े हैं, एक फीमेल एनोफिलिस और एक क्यूलिक्स मस्कीटो। तो तुम्हें पता होना चाहिए क्यूलिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि लिम्फ वेसल में ब्लॉकेज हो जाती है, इस वजह से लिम्फ स्वेल कर जाती है, तो पूरी लेग एलिफेंट की तरह दिखने लग जाती है, एलिफेंट लेग की तरह, इसलिए से एलिफेंटेसिस भी कहते हैं। एक और नाम है इसका, क्या नाम है इस डिजीज का? फिलेरिएसिस। वेरी गुड। अब मुझे बात बताओ कि लिम्फेटिसिस में इज इट पॉसिबल कि ग्रोइन रीजन भी अफेक्टेड हो? यस मैम। ग्रोइन रीजन का मतलब होता है प्राइवेट पार्ट, राइट? Private part, in the case of male, we can say that it can include penis and it can include even testis. तो मे भी ये हो, जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, मे तो मे रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड था। एस्केरियासिस, रिंगवॉर्म, एमीबॉयसिस, इसका आंसर नहीं बनता है। वेरी गुड, शाबाश, अच्छा किया तुम लोगों ने। चलो रुको, एक सेकेंड, ये बताओ, अब तो ये बनता है 15 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, स्टॉप। ये वो वाले क्वेश्चन है जो तुम्हें स्कोर करवाएंगे, ठीक है। नीट में आप जब भी नीट का पेपर पढ़ोगे ना बायो का, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपसे 15 सेकंड में हो जाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री करने का टाइम देंगे। इन क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, इसलिए पेपर को एक बार रीड करना है, पक्का अपनी आंखों के आगे से निकालना है। ऐसा नहीं एक एक क्वेश्चन बैठ के पढ़ने लग गए हो, तुम फटाफट क्वेश्चन को रीड करने की आदत डालोगे जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे। सो आइडेंटिफाई द साइट वेयर विशेरेशिया बेनक्रॉफ्टी इज नॉर्मली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। विशेरेशिया बेनक्रॉफ्टी क्यूलिक्स मस्कीटो ट्रांसमिट करता है, और ये कौन सी डिजीज करता है? Elephantiasis. सो ये किसको करता है? अभी बोला हमने, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। देखो जितनी भी आप रेफर बुक लेते हो उनमें वो क्या करते हैं, वो बहुत सारा डेटा डालते हैं और एक एनसीईआरटी की लाइन भी डालते हैं। तो पूरी एनसीईआरटी उन बुक्स में भी होती है, लेकिन इतने सारे डेटा में याद नहीं रहता एनसीईआरटी की कौन सी लाइन है। इसलिए एनसीईआरटी आपको हार्ड कॉपी लेनी पड़ेगी। वी स्टिल हैव 6 months, हम लोग नीट निकाल लेंगे, एनसीईआरटी ले लेना। ओके डन। सो आंसर वुड बी डी। एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? नो मैम। नो मैम। ओके देखो बहुत कूल सी और बड़ी सीधी सी बात है। मैं एज अ स्टूडेंट बोलूँगी, जब मैं स्टूडेंट थी मेरी क्लास में एक मैम बहुत अच्छा पढ़ाते थे, ऐसा सब कहते थे, ठीक है। तो मैं उनकी क्लास में बहुत तैयार होकर गई कि मैं क्लास लगाऊंगी, और मैं आगे बैठी क्योंकि मुझे जू बहुत पसंद थी, बहुत पसंद है मुझे, और आज भी पसंद है मुझे। और सबने बोला कि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं कहा ठीक है। मैम ने पूरा लेक्चर लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा मैं आज सोकर नहीं आई हूँ। तो अगले दिन मैं हॉस्टल में सोकर गई, और हॉस्टल में आप सोते नहीं हो जल्दी, पोस्ट ग्रेड की बात है। मैं सोई 9 बजे जबरदस्ती, सो गई होंगी 1-2 घंटे कोशिश के बाद। मैं सुबह उठी, ब्रेकफास्ट करके मैं फिर उनकी क्लास लगाने गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। लेकिन सब कहते थे उनको बहुत अच्छा समझ आ रहा है। मैं आज तक नहीं जान पाई कि मेरे दोस्तों को समझ के आया, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेकार स्टूडेंट थी, मुझे पता है मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, क्योंकि मुझे अपना सब्जेक्ट बहुत पसंद था। इसका मतलब ये नहीं है वो बेकार टीचर थी, वो बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी जो हमें पढ़ाने आती थी। तो एक्चुअल में वो लिटरली उनके उनके लेक्चर का लोग वेट करते थे कि वो किसी क्लास में डिलीवर करे। इट जस्ट दैट उनका टीचिंग का वे मुझे समझ नहीं आता था। सिंपल, इतना ही सिंपल होता है। तो कभी कभार हमें किसी की टीचिंग नहीं समझ आती, दैट इज परफेक्टली फाइन। तो इसमें आप गलत या टीचर गलत नहीं होते। यार नहीं आती समझ, क्या करें फिर? तो उसमें आप क्या करोगे, आप अपना नुकसान नहीं कराओगे। सो इफ यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू आर नॉट एबल टू गेट व्हाट आई एम सेइंग, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप बिल्कुल बेहिचक होके आलम सर को आराम से कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी भी टीचर्स कोऑर्डिनेटर से बात करते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। आप मुझे भी बोल सकते हो, पर आप मुझे क्या बोलोगे वो भी वियर्ड हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो आप उनको बोल सकते हो कि हमें नहीं समझ में आ रहा, बिंदास होके, ताकि आपका नीट ना खराब हो जाए। हमारा मेजर एम, आपका मेरा हम सबका यही है कि हमें नीट क्रैक करना है, ठीक है। और हमें 2023 का क्रैक करना है, राइट। और हम कर सकते हैं, हम इस सिचुएशन में है कि हम कर सकते हैं। एज ए टीचर मैं बोल रही हूँ तो कुछ सोच के बोल रही हूँ, अदरवाइज मैं क्यों बोलूँगी, जबरदस्त थोड़ी पंप करूँगी, पागल थोड़ी हूँ मैं। तो इसे क्रैक करना है, इसलिए तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, बेहिचक बिंदास होके बोलना। और कोई हमें आके नाम लेके नहीं बताता कि इस टीचर ने बच्चे ने आपकी कंप्लेन करी है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। इतनी प्रोफेशनलिज्म सब में होती है, राइट। ओके कुल, चलो ये हो गया मेरा मोरल ज्ञान। आगे चलते हैं। बस यार बहुत हुआ, ये वाला क्वेश्चन नहीं, दूसरे कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पे आएंगे हम। आओ भाई, अब हम करेंगे ड्रग्स। ड्रग्स वाला पार्ट निकालो चैप्टर का, ड्रग्स वाला पार्ट निकालो भाई जल्दी जल्दी। पेज नंबर 158. 158. 158 एंड 159 पे पिक्चर दिख रही है तुमको? यस Yeah. मैम। सारी पिक्चर्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। ये सारी पिक्चर पे किसकी पिक्चर है ये तुम्हें पता होनी चाहिए, इसकी लेबलिंग दिखाऊंगी। नीट वाले करते हैं ऐसा, मैं बाबली नहीं हूँ जो तुमको बोल रही हूँ। ओके ओके ओके। इवन आई डोंट लाइक दैट वर्षा, क्लासेस ज्यादा भी है। ऑनलाइन क्लास नहीं होती तो आपकी टीचर हैदराबाद में बैठ के, एक टीचर दिल्ली में बैठ के, एक टीचर सूरत में बैठ के पढ़ा नहीं पाता। और इतनी डाइवर्सिटी, मैं अलग जगह से पढ़ के आई हूँ, फिजिक्स वाले सर बिल्कुल अलग जगह से आया, केमिस्ट्री वाले अलग जगह से आया, आपको एक जगह नहीं मिलती। तो ऑनलाइन क्लासेस आपको कनेक्ट करा देती है बहुत डाइवर्सिटी से, तो आप उसका फायदा उठाओ। मैम आपकी वॉइस बहुत लैग हो रही है। यस अब ठीक आ रही है? Yes, ma'am. मैम। ओके चलो, तो अब हमने खोल लिया ये वाला चैप्टर और हमें इसकी लेबलिंग से करना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन सब नीट का है।
ओके 5 4 3 2 1 पेन ड्रॉप नहीं करेंगे इसके आगे। पेन ड्रॉप, पेन ड्रॉप। जिसने इसके बाद किया उसने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया। नहीं करना ऐसा। ड्रग कॉल्ड हीरोइन। हीरोइन, हीरोइन का दूसरा नाम क्या था? स्मैक। तो हमने कैसे याद करा था कि एक हमारी हीरोइन है और उसको स्मैक कर दिया किसी ने, ऐसे मार दिया। करते हैं ना मूवी में एक्शन सीन, तो उसको स्मैक कर दिया ऐसे। सो हीरोइन और स्मैक एक ही है। हीरोइन और स्मैक जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं किससे? तो यहाँ पे मॉर्फिन है, इतना तो हमें पता चल गया मॉर्फिन से होते हैं, इतने पागल तो है नहीं, राइट? पहले बताओ कौन सा प्लांट से मिलता है ये? पेपिवर ओमनीफेरम, राइट? पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट में क्या करते हैं हम लोग? उसका पॉड होता है, उसको हम ऐसे काट देते हैं, थोड़ा सा कट लगा देते हैं, फिर उसमें से व्हाइट व्हाइट कलर का दूध निकलता है। उस मिल्क को हम क्या कहते हैं? लेटेक्स भी कहते हैं, उसको हम मिल्क भी कहते हैं, राइट? ये वर्ड यूज करते हैं। फिर उसके साथ हम क्या करते हैं? उसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग करते हैं और उससे बनाते हैं मॉर्फिन। मॉर्फिन इज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर। वेरी गुड, पेन किलर। हम पेन में आप हमेशा एनाल्जेसिक चीजें खाते हो, गुड। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये यूज हुआ था मॉर्फिन की। फिर हम आगे क्या करते हैं? एसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप लगा देते हैं। तुम्हें डिटेल में नहीं जाना, पर ये लाइन एनसीईआरटी की है, इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। अब तुम कहोगे मैं एनसीईआरटी की प्रमोशन कर रही हूँ, मुझे पैसे नहीं दिए उन लोगों ने, पर ये लाइन है वहाँ पे। एसिटाइलेशन और मॉर्फिन करते हैं हम, तो हमें मिल जाती है हमारी हीरोइन। ठीक है, डन। तो ये सीधा सीधा सीधा, हाँ जी, तो ये सीधा सीधा हमारा कैसा क्वेश्चन था? बिल्कुल थ्योरेटिकल बुक बेस्ड क्वेश्चन था, है ना? तो जब बुक बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें तुमने दिमाग भी नहीं ज्यादा लगाना, तुमको बस पता होना चाहिए था, अगर तुमने 2-3 बार पढ़ा होता तो ऐसे वाले क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने, ऐसे वाले क्वेश्चन ढूंढ के हमें पहले लगाने हैं। यही वाले क्वेश्चन है जो हमारा एंट्रेंस क्रैक कराएंगे। उसके बाद जो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के आते हैं ना, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो हमें रैंक दिलवाएगा, राइट? चलो, वेरी गुड, शाबाश। ट्राई दिस वन। 15 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। स्टॉप। अभी भी आंसर कंपैरेटिवली कम है, क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है? तो पार्टिसिपेट करना है। तुम्हारा आंसर गलत ही होगा तो क्या हो गया? मैंने एक भी बच्चे को बोला अभी तक? नहीं ना? पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, समझ आई? अगर तुमने यहाँ जहाँ पे तुम्हें मैं देख नहीं सकती, मैं तुम्हें एक्चुअल में मुझे पता नहीं है कौन सा बच्चा इस टाइम ऐसे लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, या कोई पता नहीं मूंगफली खाता हुआ लेक्चर सुन रहा है ऐसे कानी की तरह है, तो मैं जब तुम्हें देख नहीं सकती, मुझे तुम्हारी आवाज़ भी नहीं आ रही, तुम्हारा माइक बंद है, फिर भी अगर तुम मैसेज में आंसर नहीं लिख रहे हो तो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है। ये बहुत दिक्कत करेगा तुम्हें अपने एंट्रेंस एग्जाम में। तुम नीट का पेपर भी नहीं कर पाओगे, कोई भी एंट्रेंस नहीं कर पाओगे ये सोच के कि यार गलत होगा। लिखना स्टार्ट करो। यहाँ पे ट्यूशन होती इसलिए है ताकि आप गलती करो उससे सीखो। सही करना तो मेरी क्लास में क्यों है यार? खुद से पढ़ लो। यूट्यूब पे कम टीचर्स है, इतने अच्छे टीचर्स है। फिर पार्टिसिपेट करना है, समझ आई बात? अगले आंसर में सारे पार्टिसिपेट करेंगे, जितना भी आता है, जो भी आता है, नो नेगेटिव मार्किंग है। विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक? स्मैक निकालने के लिए, हीरोइन निकालने के लिए कौन सा प्लांट यूज हुआ था? फ्लावर। मैम लेटेक्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फ्लावर। बेटा क्वेश्चन क्या है? लेटेक्स ही होगा। अरे क्वेश्चन क्या है? पॉपी प्लांट के कौन से पार्ट से ड्रग बनता है? ऐसे तो मैम फ्लावर बेटा द क्वेश्चन इज विच, बट लेटेक्स से होगा इसका तो मेन आंसर जो होगा उसका। मैम लेटेक्स। हाँ क्या कह रहे हो? कैमरा ऑन करते थे, माइक बंद। तुम कैमरा ऑन कर सकते हो भाई, तुम कैमरा ऑन करके क्लास लेते थे, तुमने मुझे बताया नहीं? यस मैम। तो तुम कैमरा ऑन कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हें देखने में। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई डोंट माइंड। देखो क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन ड्रग स्मैक। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ लेटेक्स नहीं होता, हम तब पढ़ते तो कि यहाँ पे आना चाहिए था पॉड। पॉड लिखते वो तो आंसर बनता, क्योंकि वो पूछ रहे हैं प्लांट के कौन से पार्ट से आप ड्रग निकालते हो। प्लांट के पॉड पार्ट से ही तो आप ये ड्रग निकालते हो ना आगे प्रोसेस करके।
राइट। सो आंसर बनता पॉड। लेकिन आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें एग्जैक्ट आंसर वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हो, तो अब पॉड इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, पर वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? तो अब इसका क्लोजेस्ट आंसर ढूंढो, अब इसका क्लोजेस्ट आंसर ढूंढो। ये होते हैं ट्रिकी क्वेश्चन जो आपकी नॉलेज को चैलेंज करते हैं कि यार मेरे को तो पॉड पता है, इसने तो ऑप्शन नहीं दिया, नीट गलत है। अरे वो तुमको ट्रिक कर रहे हैं। तो पॉड यहाँ आंसर नहीं है, तो क्लोजेस्ट आंसर क्या होगा कि स्मैग जो होती है यार, पॉड से जो निकलता है वो होता है लेटेक्स। सो आंसर वुड बी बी, कि लेटेक्स को ही आगे प्रोसेस करते हैं हम। लेटेक्स इज दैट मिल्की मिल्की व्हाइट कलर का मिल्क Yes, होता है, राइट, जिसे ओपीएम, हाँ जिसे ओपीएम कहते हैं, फिर उसको आगे जाके प्रोसेस करते हैं, करेक्ट। yo मैम। यो मैम। तो आंसर वुड बी बी। समझ आया ना? यो मैम। क्वेश्चन था। ओए कोई एनसीईआरटी नहीं देखेगा ये क्वेश्चन करना जरा, 10 मिनट्स दूंगी, सेकंड दूंगी। ओए कोई एनसीईआरटी नहीं देखेगा। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Which is the particular type of drug that is obtained from the plant whose one flowering branch is shown? What would be the answer? Hallucinogen. 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 कौन सा प्लांट है ये? नाम बताया जाए। धतूरा। धतूरा। धतूरा, धतूरा, राइट। और धतूरा हमने कैसे पढ़ा है? हमने धतूरा पढ़ा ही है हेलुसिनेशन, कि कौन सी चीज है जो हेलुसिनेशन करते हैं। तो ऐसे हमने 3 कॉलम बनाए थे, उसमें से धतूरा लिखा था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमने फंगस वाला एक लिखा था, राइट राइट। एल एल चलो आगे आएगा, मैं अभी क्यों बताऊं। ऐसे करके कुछ किया था, तो कभी कभार ना बैक ट्रैक कर लिया करो दिमाग में, यार कहाँ पढ़ा था। सो इट इज हेलुसिनेशन। सो हेलुसिनेशन क्या होती है वैसे? मैम जैसे जो चीज एक्चुअल में है नहीं बट हमें वो अपीयर होती है। हाँ है ना, उसको कहते हैं हेलुसिनेशन। जैसे मेरे सामने भी ट्रेन नहीं है, पर मेरे को लग रहा है ट्रेन मेरी तरफ आ रही है, तुम बोलोगे मैम बावली होगी, लेकिन बेटा हेलुसिनेशन है। हो सकता है ना मैंने धतूरा पी रखा हो, यू नेवर नो, राइट। और हेलुसिनेशन इसको भी कह देते हैं जब आपको एक से ज्यादा चीजें दिखने लग जाती है, वो भी हेलुसिनेशन में काउंट होता है ना। मैं तुमको 3-4 दिखाई दे रही हूँ, अब या तो इंटरनेट का एरर है या फिर देख लो। डिप्रेशन क्या करते हैं? डिप्रेशन बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं। जो हमने डिप्रेशन इस चैप्टर में पढ़ा है, वो डिप्रेशन कहाँ पे फंक्शन करता था? ब्रेन के ऊपर फंक्शन करता था और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ऊपर फंक्शन करता था। तो बॉडी के सारे फंक्शन को शांत कर देता था। मैंने अभी बोला ना ये वर्ड, अब तुम ड्रग पढ़ना, तुमको अब याद आएगा। जब ड्रग पढ़ोगे तो तुम्हें मेरी बात याद आएगी, मैंने क्या बोला, ठीक है। और Yes, स्टिमुलेंट क्या होता है? ma'am. जो तुमको एक्टिव कर देता है। स्टिमुलेंट है, तुम्हें एक्टिव करता है। जैसे कि मम्मी की वो 1 कप वाली चाय, वो सर्दियों में जो हिमाचल में जाके 1 कप चाय करते करते 6 कप चाय दिन भर पीते हैं हम, वो स्टिमुलेंट होते हैं। में कैफीन होता है, राइट। चाय और कॉफी, जनरली तो अपनी कॉफी चलती है, चाय चलती है। बाकियों की स्लाइड दिख रही है? यो मैम। यो मैम। Yo, ma'am. बेटा गायत्री बेटा एक बार एग्जिट करके एंट्री कर ले, ठीक है। और पेन किलर तो मॉर्फिन हमने पढ़े हैं, दर्द में हमें जो राहत देते हैं, राइट। गुड। तो ये एग्जांपल था कि एनसीईआरटी का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं ग्रुप में वो भेजती हूँ एनसीईआरटी का डायग्राम, उसकी लेबलिंग हाइड करके आपको लेबलिंग करनी होती है। आपने कभी ट्राई किया है? Yo, ma'am. यो मैम। यो मैम। इस संडे टेस्ट में क्या आ रहा है पता है? ये मैं आप लोगों ने इकोलॉजी तो सबने कर लिया, इधर वालों ने कर ली थी। यो इकोलॉजी आ रही है भाई, इकोलॉजी का चैप्टर यूनिट आ रही है, और उसके साथ एक प्लांट किंगडम आ रहा है। ये बताओ प्लांट किंगडम कितनों ने पढ़ा है? यो मैम यो मैम। It must have been long time since you did your plant kingdom, so I will tell आलम सर कि प्लांट किंगडम आप एक बार भेज दीजिए बच्चों को, ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर लें। ओके गुड। चलो बेटा इसका आंसर ये होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 Done, 8 ma'am. 9 10 11 12 13 14 15. Stop. Pen drop. You lost your time. Which of the following does is hallucinogenic drug? Right? कैफीन तो हमारा स्टिमुलेंट है, उठा देता है। मॉर्फिन तो हमारा एनाल्जेसिक है। बेटा माइक बंद कर ले, कुछ कुछ आवाजें आ रही है तुम्हारी, ठीक है। LAD है ना,
तो एलएडी जो होता है वो हमारा होता है कौन सा, हेलुसिनोजेनिक, ठीक है। उसके बाद जो ओपीएम होता है, ओपीएम कैसा होता है हमारा, ओपीएम कैसा होता है हमारा, डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट होता है बेटा, डिप्रेसेंट। डिप्रेस करता है, हाँ डिप्रेसेंट होता है ये, डिप्रेस कर देता है ये, बॉडी को ऐसे बहुत हल्का कर देगा, डिप्रेस कर देगा उस इंसान को, सारे फंक्शन रोक देगा, ठीक है। इट्स नॉट अ गुड थिंग टू टेक, ऐसा लगता है ना बॉडी हल्की होगी, अच्छी चीज़ नहीं है ये, बॉडी को बहुत प्रॉब्लम होती है फिर, ठीक है। यस एलएसडी, सॉरी, राइट। चलो वेरी गुड, गुड बच्चे। चलो अब मैं एक बार ये स्लाइड चेंज करती हूँ, मैं तुम्हें दूसरी वाली दिखाने जाती हूँ। ये जितनी स्लाइड्स हैं और इनके ऊपर जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके अपडेट हो जाएंगे। आपको नोट्स जहाँ से एसएस होते हैं ना वहाँ पे सारे डल जाएंगे, तो ये सारे क्वेश्चन लगाने हैं। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। और तुमको लगता है व्हाट्सएप पे क्लियर नहीं हुआ है तो रखना, मुझे बताना कि ये बुक का वो वाला क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करवाऊंगी। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो, 1 मिनट, 1 मिनट दिए मैंने तुमको, मैं ये नहीं कह रही रुको, स्टार्ट 1 मिनट। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, हिम्मत करो पार्टिसिपेट करने की। ओ यहाँ पर है दिक्कत। अब ये हम आगे हैं चैप्टर के सेंटर वाले पार्ट में, जहाँ पे हम इम्यूनिटी वाला पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी का पार्ट है ये। मैम अच्छा डन, यहाँ पे है सबकी बत्ती गुल, डन मैम। ओके गुड गर्ल। अच्छा तो क्या चाहती है बेटा, सबको रोक दूं, 1 मिनट तो होने दे। सबकी क्लास सही है, तब तक कैमरा ऑन कर लिया जा, नहीं कर रही? ओके 5 4 3 2 1 स्टॉप। दैट्स रॉन्ग आंसर। गुड, पहले से ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, पर अभी भी कुछ बच्चे शर्मा रहे हैं। किससे शर्मा रहे हो मुझे भी बताओ यार, मैं भी देखना चाहती हूँ। गुड गुड, काफ़ी सारे आंसर इनकरेक्ट आए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपका वीक है, ठीक है। तो प्लीज़ इसके लिए सारे सुन लो कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का वीक है, इम्यूनिटी वाला पार्ट। ओके, इम्यूनिटी का लेक्चर कल ही कराया था, आलम सर से आप वीडियो ले सकते हो अगर आपको पढ़ना है, नहीं तो अगर आपके पास पुरानी वीडियो, मैम की वीडियो भी होगी वो भी ले सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, पर इम्यूनिटी पढ़ लेना भाई, तुम्हारा वीक है। फिर भी ना समझ आए फिर मुझे बता देना, पढ़ा दूंगी। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। ये तुमसे बहुत बार पूछेंगे कि जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है बॉडी में किसी का ऑर्गन, मेरे पास एक, मेरे किडनी में कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे किडनी मेरे मदर ने दे दी या मेरे ब्रदर ने दे दी, लेकिन मेरी बॉडी वो किडनी को नहीं एक्सेप्ट कर रही है, इसे कहते हैं ऑर्गन रिजेक्शन, ठीक है। तो ऑर्गन रिजेक्शन के लिए इम्यून सिस्टम का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑर्गन रिजेक्शन के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज एक्चुअली सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है ये, ऑर्गन रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सो आंसर वुड बी ए। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब है टी सेल। टी सेल्स जो करते हैं ना बॉडी के अंदर, कोई भी टी हेल्पर सेल है, मेमोरी सेल, तो कुछ भी लगा लो, टी सेल रिस्पॉन्सिबल है, और इन्हीं को कहते हैं हम सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब पता होना चाहिए। ह्यूमरल रिस्पॉन्स का मतलब है जब आप बी सेल की बात कर रहे हो, यानी कि आप एंटीबॉडी वाली बात कर रहे हो। तो बेटा जब भी एंटीबॉडी की बात करेंगे, एंटीबॉडी ब्लड में घूमती है ना, इसलिए हम उसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, राइट। सो गुड, सो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिलेटेड टू टी सेल। हाँ मैम, जो ये सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है मैम, ये ना ये ऑपरेट्स अगेंस्ट कैंसर सेल्स होता है यूज। ऑपरेट अगेंस्ट, हाँ कैंसर सेल की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होते हैं ये, उसके लिए वर्क करते हैं। हम अल्फा इंटरफेरोन्स देते हैं जो इनको और ज्यादा पोटेंट बनाते हैं कि वो लड़ सके कैंसर सेल से। हाँ लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा पूछ रहा है, ठीक है, समझ आया? मैम ओके, अब ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बी सेल, तो बी सेल और एंटीबॉडी की कहानी ह्यूमरल, इस दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा आता है यार, इसको गलत मत करना, ये पता होना चाहिए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो वो वाला ऑटो नहीं जो बाहर चलता है, ऑटो मतलब सेल्फ। तो बॉडी जब अपने ही बॉडी पे अटैक कर देती है, मतलब मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम ऐसे पूरा तलवारें तुलूरे निकाल के मेरी ही बॉडी के सेल को मारने निकल पड़ा है पागलपंती पे, उसको कहते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम। इट्स लाइक तुम दोस्तों का ग्रुप हो और एक दूसरे को खुद ही पीट रहे हो, तो ऑटो इम्यून सिस्टम, ठीक है। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए हमारी बॉडी का खुद ही, हमारी बॉडी के सोल्जर्स हमें मारने लग जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिस्टम, कहीं पे इन्फेक्शन होता है तो वहाँ इन्फ्लेमेशन कॉज होती है, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे जो आंसर था वो था ए, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इज इट क्लियर?
यो मैम। Yo-yo ma'am. यो मैम। ये Yo-yo क्वेश्चन ma'am. मैंने यहाँ इसलिए डाला क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत बड़े टर्म्स हैं। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स पता होना चाहिए, ऑटो इम्यून, ह्यूमरल और इन्फ्लेमेटरी, ये चारों पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो क्या करोगे, आप इसको लिखोगे हेडिंग, उसके नीचे एक लाइन में डाल दोगे कि यार इसका क्या मतलब है। यस शालिनी? नो मैम सॉरी, एक्चुअली गलती से हो गया। नहीं, माफ नहीं करेंगे। ये बताओ ओके मैम। जल्दी 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 बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टॉप, पेन ड्रॉप। जैसे ही मैं स्टॉप बोलती हूँ ना, कम से कम एक साथ 10 आंसर आते हैं मुझे। Colostrum, a yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation. Lactation मतलब जब वो बेबी को दूध पिलाने वाला पीरियड होता है, जब मेमोरी ग्लैंड में दूध बनता है, तो प्रेगनेंसी के एंड में बनता है। ये किस चैप्टर से रिलेटेड है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में, ठीक है। सो is very essential to impart immunity to the newborn infant because it contains Q colostrum, जो येलो येलो मिल्क होता है। देखो स्टार्टिंग के कुछ दिन आता है, ये 1 हफ्ते तक, उसके बाद कोलेस्ट्रॉम नहीं आता, नॉर्मल मिल्क हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके पास एक एंटीबॉडी होती है। तो वो एंटीबॉडी कौन सी होती है? ए। कैसे याद करा था हमने ये? हाँ, है ना। तो यानी कि एंटीबॉडी के टाइप बड़े इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक पढ़ी थी एंटीबॉडी कैसे, हमने कहा था एम, एक इम्यूनोग्लोबुलिन एम थी, इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन जिसका मतलब एंटीबॉडी है, एम फॉर मदर। तो हमें मदर से क्या याद थी कि सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी होती है साइज में? आईजीएम। आईजीएम, है ना। जैसी तुमको चोट लगती है, सबसे ज्यादा घर में मम्मी ही बोलते हैं, तुम्हें चोट लगी है तो तुम्हें प्यार भी मिलेगा और तुम्हें डांट भी मिलेगी, तो दिख के नहीं चल सकती, गिर जाती है नीचे जाके। तो आईजीएम सबसे ज्यादा शोर फिर मम्मी बजाते हैं जब चोट लगती है घर में किसी को। तो बिगेस्ट ये होती है। और कहीं पे भी साइट ऑफ इन्फेक्शन पे सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी आती है? अगर क्वेश्चन में एंटीबॉडी पूछा तो वो एम है, क्योंकि कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले मम्मी आती है ना। उसके बाद आती है, भाई बहन तो हंसते हुए आ रहे होते हैं कि ये पिटा। आईजीएम के हमने करा था आईजीजी। आईजीजी था गुरु। तो गुरु आपको शिक्षा कब से देता है? द मोमेंट मदर इज प्रेग्नेंट विद द चाइल्ड, वो जो भी सुनती है उस बच्चे तक जाता है, ऐसा हम मानते हैं, राइट। तो गुरु से याद रखना कि मदर के वूम में प्लेसेंटा से जो गया इम्यूनोग्लोबिन, वो ये था आईजीजी, ठीक है, गुरु से याद रखा। फिर है आईजीए। आईजीए कैसे याद था मुझे? ये वाला ब्लड वाला मुझे ऐसे याद है कि अल्फाबेट में A to Z में सबसे पहले A फॉर एप्पल आता है। तो सबसे पहले जो भागने का काम करती है ना, भागने वाली जो एंटीबॉडी है वो है आईजीए, भाग के जाती है थ्रू बच्चे के पास, राइट। और आईजीई मुझे याद है एलर्जी, ई से याद है कि एलर्जिक रिएक्शन में हमेशा ई आएगी। और आईजीडी के बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ते। तो रिवाइज हो गया सबका इम्यूनोग्लोबुलिन्स? बहुत बढ़िया आंसर है इसका ए। आप जीते 1000 करोड़ रुपए, वो कभी आपको दिखेंगे नहीं। चलो देखो, अब ये है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअल में सिलेबस में है तो वो डाल सकते हैं, 2018 में डाला है, लेकिन आधे बच्चों ने बाहर के बोलोगे तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। करो ये वाला, जो तुमको पता है उतनी नॉलेज से हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन सिर्फ तुम्हें डराने के लिए दिया है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखने की बात है। कोशिश करो, ऑलवेज पार्टिसिपेट किया करो यार, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बस हमें 3 बच्चे और चाहिए, हमारे तो फिर सेंचुरी हो जाएगी। ओके 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 ओके, ऑलराइट, स्टॉप। इसमें मैंने टाइम नहीं चलाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? क्वेश्चन में बोल रहा है नॉट। सुनो, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, उसने नॉट बोला है तो मैंने नॉट को अंडरलाइन करना है। क्या होता है जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हम आंसर पढ़ते हैं, हम आंसर टिक करते करते भूल जाते हैं कि वो मुझसे क्या पूछ रहा है, गलत या सही। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, मैडम ने खुद करी है अपने एंट्रेंसेस में। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो मेरी मैम ने मुझे बैठ के सिखाया था, बॉटनी वाली मैम ने, कि क्वेश्चन में जब नॉट है या लिखा है करेक्ट और इनकरेक्ट, उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो तुम वो गलती नहीं करोगे जो मैंने करी थी कभी भी, कि नॉट है या नहीं है उसे अंडरलाइन करिए। तो पूछ रहा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब
वो वाले डिसऑर्डर जिसमें हमारी बॉडी की इम्यून सेल ऐसे तलवारें उठा के हमारी सेल को मारने लग जाते हैं, ठीक है। तो रूमेटॉइड अरेथराइटिस इज अ थिंग जिस पे हमेशा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या करोगे, देखो अब इतनी सारी डिजीज है, हो सकता है मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। तो मुझे इस क्वेश्चन से क्या मिला, मुझे इस क्वेश्चन से अपना आंसर नहीं निकालना है, मेन मुझे इस क्वेश्चन से समझना है मैं किस किस की तैयारी करूँ। नीट में 2018 में ये क्वेश्चन आया, यानी कि नीट मानता है सिरोसिस पी साइलेंट होता है, रूमेटॉइड अरेथराइटिस, अल्जाइमर एंड विटिलिगो, ये 4 डिजीजेस इंपॉर्टेंट है। तो नीट ये मांगता है, यानी कि मैं क्या करूंगी, मैं डिजीज का नाम लिख दूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल सिरोसिस लिखा अपनी कॉपी में, उसके नीचे मैं लिखूंगी ये डिजीज होती क्या है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, ठीक है। और ऑटो इम्यून के रिस्पेक्ट में तो मैं लिख दूंगी ऑटो इम्यून ये है या नहीं है, ऐसी डिजीज है या नहीं है, राइट। तो ऐसे आप शॉर्ट नोट अपने उस क्वेश्चन पे तैयार करोगे। अब आप सोचोगे मैम ये तो बड़ा लंबा काम है, तो मैं कौन से कह रही हूँ कि एक दिन में 100 क्वेश्चन कर ले, तो एक दिन में 10 क्वेश्चन ढंग से कर ले, तुम्हारा पूरा नीट प्रिपेयर हो जाएगा 6 महीने में। 10 क्वेश्चन बहुत है, लेकिन इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो तो, राइट। सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है वो स्वेलिंग हो जाता है, भी नहीं हो सकता, मुझे नहीं ढूंढना है, ठीक है। सोरोसिस होता है कि स्किन अलग से सेल्स ऊपर की तरफ आने लग जाते हैं और उनमें ना स्केली सी स्किन हो जाती है, रैशेस जैसे पड़ जाते हैं, ठीक है, बहुत इची होते हैं। तो ये भी बिलीव किया जाता है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो बेटा ये भी नहीं होगा, ठीक है। विटिलिगो क्या होता है, विटिलिगो होता है कि स्किन में ना पैची फॉर्म में, एम आई ऑडिबल, तो विटिलिगो क्या होता है कि स्किन में ना पैची फॉर्म में, मतलब पैच बनते हैं। अगर ये फेस है ना किसी का, तो जिसको विटिलिगो होगा ना उसके फॉर्म में पैच बन जाएंगे। यहाँ पर एक पैच बन, अरे कैसा कलर है, यहाँ पर एक पैच बन गया अलग कलर का, कलर पिगमेंटेशन, यहाँ पर पैच बन गया। तो विटिलिगो में ना जो मिलेनिन होते हैं ना, मिलेनिन बनाने वाले सेल होते हैं, मेलानोसाइट्स, ये मर जाते हैं, डाई होने लग जाते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जेनेटिकली कुछ ऐसा होता है, चेंजेस आते हैं जीन्स की वजह से कि ये सेल मरने लग जाते हैं, तो इतने इतने हिस्से में कलर अलग दिखता है, स्किन कलर नहीं दिखेगा। तो विटिलिगो इज ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सो आंसर वुड बी अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज होता है कि जो आपका ब्रेन है, ब्रेन के अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी होता है ना, तो ब्रेन के अंदर जो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनता है, जो न्यूरॉन्स अपना वेस्ट बाहर छोड़ते हैं, वो ग्लायल सेल खा जाते हैं। न्यूरॉन्स एक सेल है, वो अपना वेस्ट बाहर छोड़ते हैं, ग्लायल सेल उनको खा जाते हैं। लेकिन अगर ये काम सही से नहीं हो रहा तो वेस्ट अक्यूमुलेट होने लग जाता है, स्पेशली मेमोरी वाले रीजन में ज्यादा देखा गया है। तो वेट सेल अक्यूमुलेट होने लग जाता है, उसकी वजह से ब्रेन की सिग्नल नहीं लगती है, क्योंकि ब्रेन में क्या है, ये ब्रेन तुम्हारा तारें तो है ना अंदर लगी हुई, बहुत सारी सिग्नलिंग हो रही है, तो ये सिग्नलिंग में हैम्पर कर देता है। तो अल्जाइमर इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये जनरली एज के साथ होता है। सो आंसर वुड बी सी। इज इट क्लियर? कि इसका छोटा सा नोट बना के हमने तैयार कर लेना है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम इसका सेकंड नेम न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हो सकता है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस बहुत टाइप होता है, ओके मैम। अगर बताओ, अब ये तो आना चाहिए। 15 सेकंड्स, कम ऑन, 2 सेकंड्स, 2 मिनट ही बचे हैं मेरे, 15 सेकंड। शो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, शो नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा, दिख गया मैम। क्या अब तुम्हें दिखाई दे रहा है? जिस मैम अच्छा बच्चों, बाकी बच्चों ने तो आंसर दे दिया, झूठ बोलते हो। और तुम तमीज से बात नहीं करोगे हैं, नहीं बोलोगे ढंग से, बताओ। अबे टाइम काउंट कर रही थी, अरे यार, तो वो टूट गया मेरा। 5 4 3 2 1, ड्रॉप योर पेन। ये जैसे ही मैं ड्रॉप पेन बोलती हूँ 6 बच्चे आंसर करते हैं एक साथ। तुम क्या ग्रुप में बैठे हो सब? Transplantation of tissues and organ fail often due to non-acceptance by the patient's body. पेशेंट जिसको ऑर्गन मिला है उसकी बॉडी ने मना कर दिया, उसने पहचान लिया ये ऑर्गन बाहर से आया, तो वो उसको पैथोजन की तरह ट्रीट करेगा। बॉडी तो सही कर रही है ना, वो पैथोजन समझ रही है, उसको क्या पता नुकसान है अपना। Which type of immune response is responsible for such rejection? फिर से ये तुमसे वही पूछ रहा है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए कौन सा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, टी सेल। ये टी सेल ही है जो ऑर्गन के ट्रांसप्लांट को हटा देते हैं, पसंद नहीं करते। तो टी से ट्रांसप्लांट, टी से टी सेल। देख रहे हो, 2 बार क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो
अब तो हमारे पास 1 ही मिनट है सर। ओके सर आने वाले होंगे। अच्छी किसकी क्लास है आज? फिजिक्स 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 बेटा फिजिक्स की क्लास है आज, केमिस्ट्री की नहीं है। When we transfer issue to avoid rejection, we give some antibiotic. Okay, बेटा सृजल, एंटीबायोटिक जो होती है वो सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट दी जाती है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ना वायरस, ना फंगस, ना ट्रांसप्लांटेशन। सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है? ये भी नीट का क्वेश्चन है एक, राइट? तो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, मेरी बॉडी ना पहचान पाए कि मेरे पास मेरी किडनी जो है वो बाहर से आई है, उसके लिए मुझे इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाले इम्यूनोसप्रेसेंट। तो इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं और वो पूरी लाइफ खाने पड़ते हैं। तो जिसका भी ट्रांसप्लांट होता है वो पूरी लाइफ ही खाते हैं, राइट? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का जनरली हमारे पास कोई खास मेडिकेशन है नहीं है बेटा। ओके डन। अब मैं शेयरिंग बंद कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग